चलो, भारत शासन अधिनियम, सबसे पहला अधिनियम क्राउन शासन के तहत 1858, 2 अगस्त 1858 एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट क्या देखे थे हम लोग कि क्यों आया क्राउन शासन, क्यों आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल भी समाप्त हो गया, मतलब दोहरा शासन समाप्त हो गया भारत में, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके पूरा शासन का बागडोर रानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। प्रथम वॉइस रॉय। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वॉइस रॉय हो गया, ये भी परिवर्तन हुआ। और क्या किया, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल समाप्त हो गया तो भाई इसकी शक्तियाँ किसी को देंगे, तो एक नया पद का सृजन हुआ भारत राज्य सचिव का। और भारत राज्य सचिव का ऑफिस कहाँ था? लंदन में, जो किस नाम से जाना जाता था? इंडिया हाउस, ठीक। चलो, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य, अब यहीं पर थे हम लोग ना। चलो, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक नया पद बनाया गया भारत राज्य सचिव का, जिसका ऑफिस लंदन में होगा और ऑफिस कहलाएगा इंडिया हाउस। अब भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए इन्होंने 15 सदस्यीय एक भारतीय परिषद का गठन किया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया, रिलेट कर लोगे। भारत राज्य सचिव पद का सृजन हुआ और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ। और ये जो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद है, इसके भी अध्यक्ष कौन होते? भारत राज्य सचिव, है ना। इसके भी अध्यक्ष कौन? भारत राज्य सचिव। और कुल मिलाकर इसमें कितने सदस्य होते हैं? उसके साथ मिलाकर 15। 7 ईस्ट इंडिया कंपनी जो अबॉलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए उसके, और 8 ब्रिटिश संसद के सदस्य। और इसी 8 में से एक कौन था? भारत राज्य सचिव, जो अध्यक्ष होता। प्रथम भारत राज्य सचिव कौन? लॉर्ड स्टैनले। फैक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, पहला भारत राज्य सचिव कौन? लॉर्ड स्टैनले। और द्वितीय भारत राज्य सचिव, तब तक क्या हुआ, बर्मा भी भारत में शामिल हो गया, अंग्रेजों ने बर्मा को भी शामिल कर लिया। तो भारत और बर्मा के द्वितीय भारत राज्य सचिव उस समय बने, कौन बने? डुंडास, डुंडास, ठीक। आगे चलिए, अब अपन आगे सीधे भारतीय परिषद अधिनियम में। और कितने भारतीय परिषद अधिनियम आए थे? 3। प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1861, द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तृतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक। पहला भारतीय परिषद अधिनियम पकड़ते हैं हम लोग। कैनिंग ने पहली बार संविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया, जिसके तहत विभागों का निर्णयन व आदेश की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार, सीधे सीधे याद रख लो, पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि संविभागीय प्रणाली किसने प्रारंभ, किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक। और इस समय कौन था? कैनिंग था, तो जाहिर सी बात है किसने लागू किया होगा? कैनिंग ने। अच्छा, इसके अलावा दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम बार भारत में बजट प्रस्तुत किया गया, प्रथम बार, है ना। और मैं आपको बता दूं इसका ईयर 1860, इसका ईयर 1860। कैमरामैन फोकस करो, ठीक। यहाँ पर सुधार होगा, 1860। तो पहली बार वास्तव में बजट किस कब प्रस्तुत हुआ था? 1860। लेकिन आपसे यदि पूछे कि पहली बार बजट का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो आप बोलोगे भारतीय परिषद अधिनियम। हालांकि उल्टा लग रहा है, लेकिन क्या है कि पहली बार जो बजट आया ना, वो 1860 में आया था, ऐसा डिटेल मिलता है अपने को। लेकिन इसके बजट का प्रावधान आपको अगर अधिनियम में देखा जाए तो पहली बार बजट का प्रावधान किस अधिनियम में आया? 1861, है ना। पहली बार बजट आया भारत में। उसके बाद अगला देखिए, वॉइस रॉय आपातकाल के दौरान बिना विधान परिषद के संतुति मतलब समझ रहे हो, बिना विधान परिषद के सिफारिश के, स्वीकृति के अध्यादेश जारी कर सकते थे, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। अब शॉर्ट में क्या आपसे पूछेगा कि पहली बार वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? 1861। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाना जानते हो कि नहीं जानते हो? शॉर्ट मास्टर कॉपी। तो शॉर्ट में अभी तक 3 पॉइंट हो गए। पहला,
पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ। दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ, है ना। लेकिन एक जीके क्या है, प्रथम बार बजट कब आया? 1860 में। लेकिन बजट का प्रावधान किस अधिनियम में आया? 1861 में। तीसरा शॉर्ट में वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शॉर्ट अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, अब ये अध्यादेश जब आप अध्यादेश में पढ़ाऊंगा ना भाग 5-6 में, तो पूरा डिटेल जान जाओगे। फिलहाल के लिए केवल रटो इसको, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चुनौती क्या है? रटने की, कि कौन सी चीज़ किस अधिनियम में। ठीक, उसके बाद देखिए विधेयक पर वीटो शक्ति प्राप्त हुई। अब 2 पॉइंट एकदम शॉर्ट में, वॉइस रॉय को अध्यादेश तथा वीटो शक्ति, एकदम रट लो। तीसरा एकदम शॉर्ट में, कौन 2 शक्तियाँ प्राप्त हुई वॉइस रॉय को? एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति और एक वीटो शक्ति, है ना। मैं अभी भी इसकी डिटेल में घुसना नहीं चाहता कि मैं आपको वीटो समझाऊं, अध्यादेश समझाऊं। अध्यादेश पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास है ना। तो पूरा डिटेल आप जानोगे ही जानोगे आगे, और वीटो शक्ति भी राष्ट्रपति में जानोगे। फिलहाल के लिए आपके मन में फड़फड़ाहट ना हो तो वीटो शक्ति को अगर एक शब्द में बोला जाए, अंतिम निर्णायक शक्ति, अंतिम निर्णायक शक्ति, है ना। चलो, तो शॉर्ट में कितने पॉइंट हो गए? 1861 के 4। पोर्टफोलियो सिस्टम, दूसरा बजट, तीसरा अध्यादेश, चौथा वीटो। ठीक, आगे चलते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब देखो, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि पहली बार वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीय प्रतिनिधित्व दिया। MBBA जो पढ़े थे, तो वो कहाँ था? वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में, है ना। अब अपन क्या देख रहे हैं? विधान परिषद, जो विधान परिषद बनी थी ना, जिसको अपन केंद्रीय विधान परिषद कह रहे थे, जो केंद्रीय विधान परिषद बोल लीजिए या भारतीय विधान परिषद बोल लीजिए, निर्माण हुआ था उसी समय। तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। पूरे अंग्रेजी होते थे विधान परिषद में, लेकिन पहली बार अब विधान परिषद में क्या हुआ? भारतीयों की एंट्री होगी। ठीक, देखो आप, कुछ भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कैसे उनका प्रतिनिधित्व मिला? चुनाव नहीं हुआ, कैसे हुआ? सीधे वॉइस रॉय ने क्या किया? मनोनीत कर दिया कि ये भारतीय विधान परिषद के गैर कैसे सदस्य होंगे? गैर सरकारी। क्लियर है? तो आपको शॉर्ट में इतना क्रिटिकल तो नहीं आएगा, ये PSC में ही कूट बना के पूरा लाइन देगा। लेकिन शॉर्ट में क्या पूछेगा, मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम में, कि भाई पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को कब शामिल किया गया? इसी अधिनियम के तहत। समझ गए? शॉर्ट में हो गया भारतीय प्रतिनिधित्व, प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधान परिषद, ऐसे ही आएगा शॉर्ट में। ये मैं बता रहा हूँ ना, जो तुम लोगों को सीखो शॉर्ट नोट्स बनाना। मेन नोट्स तो तुम्हारे पास होगा, जब भी तैयारी करो मेन नोट्स से करो, लेकिन एग्जाम के पहले वाला जो 1 महीना होगा, 15 दिन होगा, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन के काम आएंगे, अंतिम रिवीजन, है ना। अब काम चोरी जो करेगा फिर जान लो, है ना। तो मैं तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ। कितने लोग शुरू किए? नहीं शुरू किए हो? अच्छा, जब कोई एक विषय पूरा तैयार कर लो, कोई एक विषय, जब दूसरी बार रिवीजन के लिए बैठो ना, तो एक कॉपी बना लो, मास्टर कॉपी। उसमें शॉर्ट में जो चीज़ें भूलते हो वो शामिल होगा, और ये चीज़ें ये मिक्स होने वाली हैं, तो ये चीज़ें पूरा एक्ट शॉर्ट में, है ना। ऐसे ग्राफ बना दो, ऐसे चौड़ा सा पट्टी काट दो, शॉर्ट में एक एक्ट का ये, एक एक्ट का ये, एक ऐसा, है ना। इसी तरह से सीखो, क्योंकि आप शॉर्ट, अगर चाहे साल भर जितनी पढ़ाई कर लो आप, अगर एग्ज़ाम पूर्व कायदे से आपने रिवीजन नहीं कर पाए, यदि आप रिवीजन नहीं कर पाए तो सब गुड़ गोबर है ना। एक एक क्वेश्चन का 2-2, 3-3 विकल्प याद आएगा। ठीक, चलो ये हो गया। अभी और है, कंटिन्यू, बहुत बड़ा है ये। अब देखो, आप रिलेट करते जाओ। पहला पॉइंट क्या था भाई? 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम, समविभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। दूसरा क्या था? प्रथम बार बजट का प्रावधान इसी में था, है ना। हालांकि बजट प्रस्तुत पहली बार कब हुआ? ओके।
तीसरा पॉइंट क्या था भैया, वॉइस रॉय को ले आओ, वॉइस रॉय, दो शक्तियाँ मिली वॉइस रॉय को, अध्यादेश की शक्ति और विधेयक पर वीटो शक्ति। ठीक, फिर अगला पॉइंट, प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व, यही था ना। अब उसी से कनेक्ट होगा अगला लाइन, पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला, चुनाव हुआ था उनका कि नामांकित किए गए थे, वही नामांकित मनोनीत एक ही बात है, वही किए गए थे। तो 3 भारतीय पहली बार नामांकित किए गए, ये देखो। और कौन करेगा, उस समय वॉइस रॉय था ना, तो वॉइस रॉय नामांकित करेगा। 18 कब किया, 1862 में। कब किया, 1862 में। पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, बनारस के राजा, बस ऐसे ही याद रखना। इसका मतलब है कि बनारस का जो भी राजा होगा वो वहाँ का मनोनीत सदस्य होगा, पटियाला का जो भी महाराजा होगा मनोनीत सदस्य होगा। क्लियर है। और एक व्यक्ति, ऐसे ही सामान्य व्यक्ति, सर दिनकर राव। ये बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो 3 लोगों को मनोनीत किया गया था वो कौन थे, ये थे। अब इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति लौटाकर, अब देखो बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्राउन शासन में आया तो बहुत सारा परिवर्तन होगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले अधिनियम है तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं इसको। बार बार कोई चीज़ कनेक्ट हो रही है तो पीछे जाके कनेक्ट करो, तो उससे क्या करते हैं, उसको तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में चीज़ें ज़्यादा तगड़ी माइंड में बैठती हैं। अभी देखो, अब मैं इसको तुलना कर रहा हूँ ये अगले पॉइंट को। भाई रेगुलेटिंग एक्ट में आपने क्या देखा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन हो गए थे, ये देखा था। फिर दूसरा एक इसमें परिवर्तन आया तृतीय परिषद चार्टर अधिनियम में 1833 वाले में, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और तब क्या हुआ, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति भी छीन ली, उसके पास चली गई सब, भारत के गवर्नर जनरल के पास। तीसरी गतिविधि अब सीधे हो रही है आपके क्राउन शासन के तहत, विद्रोह के बाद जो पहला अधिनियम आया। अब कुछ जो गलतियां थी इनको सुधारना था, तो सुधार रहे हैं। क्या किया कि इन्होंने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति लौटा दी, समझ रहे हो, जो तृतीय चार्टर अधिनियम में छीन ली गई थी वो लौटा दी। और अगर आप लोग विधायी शक्ति को लौटा दिया गया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल वो बनाएगा पूरा एक विधि, और जो बम्बई या मद्रास के गवर्नर अपने अपने प्रांत में भी विधि बना सकते हैं, तो इसको शक्ति का विकेंद्रीकरण बोलेंगे। क्या हुआ, अगर सारी शक्ति किसी एक के पास हो तो वो शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया, लेकिन अगर वो शक्ति बांट दी जाए तो क्या हो गया, वो विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। और कैसे हुआ विकेंद्रीकरण का शुरुआत, तो शॉर्ट में आपके क्या याद रहे, नोट्स में आ जाएगा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और इसको आप कैसे याद रखोगे कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति लौटा दी गई। समझ गए। आइए अब देखिए, इस अधिनियम के तहत, ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा ना, नेक्स्ट लाइन, ये नया वो बनेगा यहाँ से। इस अधिनियम के तहत 3 प्रांतीय विधान परिषद का गठन हुआ, परिषदी। क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत अब एक और खास चीज हुई, 3 विधान परिषदों का गठन हुआ। एडवोकेट सुशीला कुशवाहा, हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। किसकी, नहीं वो उसका शिक्षक भर्ती और उसका सिलेबस कॉमन होता है क्या, अच्छा स्लेट नहीं, सॉरी स्लेट नहीं कराते। अब वहाँ स्लेट में जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन होता है वो होता है, आपके विषय का तो आपको करना होगा। हाँ वो होता है। अच्छा, मिल जाएगा। आप ना, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको,
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्लास के बाद 12 बजे आपसे 12 बजे फ़ोन लगाइएगा, बात करूँगा। ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी तक आपने क्या देखा भैया, केंद्रीय विधान परिषद बना था ना, कौन से अधिनियम में बना था? चौथों में। कब बना था केंद्रीय विधान परिषद? चतुर्थ वाले में बना था ना, चतुर्थ चार्टर अधिनियम। अरे 4 विभाग जहां बने थे वहीं पर केंद्रीय विधान परिषद भी तो बना था क्या? वही है ना। अरे तुम लोग को परीक्षा देना है रे, मैं याद करके कहाँ रखूंगा। तुम लोग को परीक्षा देना, साला मैं कल इतना रटवाया हूँ, मतलब घर जाके तुम लोग नहीं पढ़े हो पक्का। हाँ, तो ये बार बार होगा ऐसा ना तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं बोला याद करके चिपका के 1 सप्ताह रखो शॉर्ट में। और चिपकाओगे भी, अगर पूरा पूरा लिख के चिपकाओगे तो वैसे भी याद नहीं होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। कीवर्ड में होना चाहिए, तो वो मैं सिखा रहा हूँ सालों के शॉर्ट में नोट्स बनाना सीखो। तो आलाली में काम चोरी में तुम लोग करते नहीं हो आए। प्रतियोगिता बहुत कड़ी होती जा रही है, वो सारे काम तुमको मैं करने को कहता हूँ जो एक चयनित स्टूडेंट करता है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ मतलब जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट है वो करते हैं, वो आलाली नहीं करते। थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज उनका भिड़े रहते हैं, जारी रहता है ना। चलो, अब इस अधिनियम में क्या होगा, पहली बार विधान परिषदों का गठन होगा। 3 प्रांतीय विधान परिषद का गठन होगा। कहाँ कहाँ होगा? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। ये ईयर बहुत रेयर है पूछने का ना, ईयर में अपना माथा उतना नहीं खपाना। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि जब प्रांतीय विधान परिषद बने तो पहला किसका बना? बंगाल का। ऐसे याद। अच्छा, आप इस प्रांतीय विधान परिषद को आज की तुलना करोगे, आज कंपेयर करोगे तो क्या है? केंद्रीय विधान परिषद संसद है हमारा, और प्रांतीय विधान परिषद जो राज्य के विधानमंडल है ना, वही तो है ना। उस समय प्रांत हुआ करता था, अभी भारत के स्वतंत्रता के बाद राज्य बन गए। क्लियर? चल, तृतीय विधि आयोग का गठन हुआ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि इसके चांसेस बड़े एग्जामों में ज़्यादा है, और वो भी 10% से ज़्यादा नहीं। अब तृतीय विधि आयोग और चौथी विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है, देखो। द्वितीय विधि आयोग का भी रोमिली था, तृतीय विधि आयोग का भी अध्यक्ष रोमिली था, और चतुर्थ विधि आयोग जो बना व्हिटले स्टोक्स। लटके झटके वाला प्रश्न, ठीक है। चलो भैया, कैसे याद होगा बताऊं, शॉर्ट में आपको एकदम लाइन से याद होना चाहिए कि 1861 में क्या क्या है। जैसे मेरे को देखो, लाइन से मैं बताऊंगा। पहला, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ। दूसरा, प्रथम बार भारत में बजट का प्रावधान यही हुआ। तीसरा, वॉइसरॉय को 2 शक्तियां मिली, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति, एक विधेयक पर वीटो शक्ति ना। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। अब ये जो प्रतिनिधित्व था ये हो गया ना। अब पीएससी में अगली लाइन जो होगी पीएससी में फंसाने के लिए डाली जाएगी। ये जो 3 भारतीय सदस्य क्या होते, चुनाव होता कि मनोनीत होता? मनोनयन होता, मनोनयन है ना, मनोनयन होता। कौन करता? वॉइसरॉय, है ना। अब कनेक्ट करो। अब अगला, पहली बार इसी अधिनियम के तहत 3 लोग मनोनीत किए गए 1862 में। कौन कौन? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। ठीक, फिर आगे चलो, इसी से आगे चले, कौन सा फैक्ट आया? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और कैसे हुआ? वो जो मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायी शक्ति छीन ली गई थी वो वापस लौटा दी गई। फिर अगला पॉइंट, 3 प्रांतीय परिषदों का गठन हुआ। वो 3 प्रांतीय परिषद बंगाल,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जानते हो किसको कहा जाता था? नहीं सुना? या तो सुने हो या तो नहीं सुने हो। हाँ, तो इसमें निर्णय लेने में इतना समय का क्यों लगता है तुम लोगों को? वो दिख रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र, उसका दिशा क्या है बताओ? उत्तर पश्चिम है, सीमा है, प्रांत है, वही है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। लेकिन आज तो नहीं है, क्योंकि आज वो भारत के हिस्से नहीं। अंग्रेज़ों का वहाँ तक कब्जा था, तो फिर वो क्या हुआ? उत्तर पश्चिम में है और सीमा है और सीमावर्ती प्रांत है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब वहीं उसी में आते थे। ठीक, ये वही है। और पंजाब और दिए तो जानते हो। आइए, ये हाँ, मैं वही आ रहा हूँ ना। वो जो क्या है, चार्ट में ज़्यादा मटेरियल एक ही पेज में आ नहीं सकता। ये यहाँ से शुरू होगा। 1861 हो गया। अब आइए, द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वायसरॉय केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय गवर्नर प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित करने का प्रावधान। अब देखो, आपके नोट्स में अच्छे से होगा चार्ट, इसमें थोड़ा शायद इधर उधर हो गया ना। देखो, आप सिर्फ इतना जानो कि बोला जाएगा कि भैया भारतीय सिस्टम में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव ये कब सामने आया? इसी अधिनियम में आया। कैसे हुआ? तो देखो, इनमें क्या हुआ कि जो वायसरॉय थे वो केंद्रीय विधान परिषद में कुछ भारतीयों को मनोनीत कर सकते थे, और जो प्रांतों का गवर्नर था वो प्रांतीय विधान परिषद में कुछ लोगों को मनोनीत कर सकता था बिना चुनाव के। अच्छा, और वो जो सदस्य कैसे होते? गैर सरकारी सदस्य। कैसे होते सदस्य? गैर सरकारी। तो जो चुन कर आते थे वो सरकारी सदस्य हो गए, और जो ऐसे ही मनोनीत होते थे वो गैर सरकारी सदस्य। अच्छा, केंद्रीय विधान परिषद में कौन करता था? वायसरॉय, और प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर। समझ गए? वायसरॉय द्वारा, गवर्नर द्वारा। बस यही याद रखना, ये सब क्रिटिकल है, नहीं पूछेगा आपसे। जो वायसरॉय, जो प्रांतीय विधान, जो वायसरॉय जो है ना, जो केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते थे, किसकी सिफारिश पर करते थे? एक तो प्रांतीय विधान परिषद की सिफारिश पर, और एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर। ऐसे ही देखा नहीं कि अब तक कि कभी पूछ दे कि भैया द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसरॉय केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करते थे, किसकी सिफारिश पर करते थे? उसका उत्तर ये है, एक तो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और गवर्नर जो है जिला परिषद की सिफारिश पर करता था, जमींदारी संघ की सिफारिश पर करता था, व्यापार संघ ट्रेड यूनियन उसके सिफारिश पर, विश्वविद्यालय और नगर पालिका की सिफारिश पर करता था। तो प्रश्न बनने की संभावना न के बराबर। बस इतना याद रखना कि द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलेगा हमको। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे? जो वायसरॉय जो है केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, और प्रांतों में प्रांत का गवर्नर। समझ गए? ये उससे भी महत्वपूर्ण शब्द। बजट तीनों अधिनियम में मिलेगा। देखो, पहला अधिनियम बजट का प्रावधान हुआ पहली बार। दूसरे वाले अधिनियम में क्या हुआ? विधान परिषद को बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? विधान परिषद जो थी ना, अब वो बजट पर क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे, और बहस के दौरान प्रश्न पूछ सकते थे। तो बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? ये दूसरे में। और तीसरे में रिलेट कर लो ना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। यहां देखो, समझ रहे हो? अब ये हमेशा जब भी पढ़ोगे ना तो तीनों की तुलना में याद रखोगे। भाई, भारतीय परिषद अधिनियम से बजट जुड़ा हुआ है।
पहले वाले भारतीय परिषद अधिनियम में बजट का प्रावधान पहली बार हुआ। दूसरे वाले में विधान परिषद अब बजट में बहस भी कर सकता था और प्रश्न भी पूछ सकता था। और तीसरे वाले में अब सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न जानते हो क्या होता है? हाँ, वही तो होता है। जैसे तुम लोग पूरक पेपर लेते थे, पेपर में सप्लीमेंट्री, मैडम सप्लीमेंट्री, मैडम सप्लीमेंट्री। यहाँ पर तुमने कोई प्रश्न पूछा, उसने जवाब दिया, अब उसके जवाब में एक और प्रश्न हो गया, क्रॉस क्वेश्चन, एक और प्रश्न, वो क्या हो गया, कैसा एडिशनल प्रश्न, पूरक प्रश्न हो गया। वो क्लियर है? अब ये खत्म हो गया इतने में, इसमें इतना ही है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉडल मिंटो सुधार। ये अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है कि साला सीधे सीधे मेंस में भी आ जाता है। सीधा बोलता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को विस्तार से समझाएं, मेंस में लिखना होता है, आ जाता है। ठीक, चलो पहला वाला तो सुपर इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शब्द सुन रहे होगे आप लोग। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एकदम फैक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के पितामह कौन है? लॉर्ड मिंटो। अब तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है ना? तो मेरा कर्तव्य बनता है इसको समझाना। अब ये तो आप पहले से जानते हो कि पॉपुलरली इस तृतीय परिषद अधिनियम को अपन मॉडल मिंटो सुधार के नाम से वीडियो देखी कल, मॉडल मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं ना। मॉडले कौन था? भारत राज्य सचिव। पहला नाम भारत राज्य सचिव का, और दूसरा कौन था उस समय? वाइसरॉय। क्लियर है? अभी पता चला मॉडल मिंटो कौन है। मॉडले कौन? भारत राज्य सचिव लंदन में बैठा हुआ। अब मिंटो कौन? वाइसरॉय। ठीक, अभी क्या हुआ, अंग्रेज लोग कहते हैं उन्होंने बहुत सुधार किया इस अधिनियम के माध्यम से ना, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं? सुधार। क्या है ये? मॉडल मिंटो ने मिलके सुधार किया बहुत, लेकिन सालों ने वास्तव में बीज बोया विभाजन का, हिंदू और मुस्लिम के बीच, यहीं से विभाजन का समझ जाओ, पहला बीज बो दिया। इन्होंने क्या किया, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली निर्मित कर दी। अभी देखो दो चीज आप देखे होंगे, एक तो आप आरक्षण का कंसेप्ट देखते हो। आरक्षण, विधान परिषद में सीटों का आरक्षण अलग चीज है ना, सीटों का आरक्षण अलग चीज है। जैसे मान लीजिए, ये विधान परिषद हमारी, इसमें 100 सीट है। अब हम मुसलमानों के लिए मान लीजिए 10% सीट आरक्षित करना वो मैं कहूँ, तो इसमें से 100 सीटों में से कितनी सीटें? 10 सीटें अगर मुसलमानों के लिए आरक्षित हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन सीटों में केवल मुसलमान उम्मीदवार ही खड़े होंगे। बीजेपी भी खड़ा करेगी तो मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा कर सकती है, अगर सपा भी खड़ा करेगी तो मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा कर सकती है। आरक्षण का मतलब ये होता है, समझ गए? सीट का आरक्षण ना। अच्छा, लेकिन उम्मीदवार केवल मुस्लिम ही होंगे, लेकिन मतदाता जो है वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके क्षेत्र के वो सभी मतदान करेंगे। यही होता है आरक्षण में, यही होता है। मतदाताओं में थोड़ी आरक्षण हो रहा है, मतदाता तो उस विधानसभा के जितने मतदाता है किसी भी धर्म के हों सभी वोट करेंगे। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में ये नहीं होता था। मान लीजिए ये 100 सीट है ना, 100 सीट है, और मुसलमानों के को 10 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 10 सीटें दे दी गई। ठीक, मतलब यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है कि हाँ भाई 10% केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े होंगे, आरक्षण की तरह लग रहा है। लेकिन अंतर क्या था कि यहाँ से अगर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे तो जो वोटर होंगे यहाँ पर केवल मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे।
मुसलमानों को पृथक संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन अलॉट करने का अर्थ ये हुआ कि न सिर्फ उम्मीदवार मुस्लिम होंगे बल्कि वोटर भी मुस्लिम ही होंगे, और जो बाकी हिंदू और सिख जो भी वो वोटर है उस क्षेत्र के, वो मतदान नहीं कर पाएंगे। अभी बात समझ में आई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या था? तो पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत भारत में प्रवेश किया? किसके लिए व्यवस्था की गई थी? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का उदय यही हुआ। क्लियर है? एकदम इंपॉर्टेंट है, किसी भी अवस्था में भूलना नहीं ना। ये देखो वही है, कनेक्टेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वॉइस रॉय के कार्यपालिका परिषद, कहाँ पर? कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने, प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक, वॉइस रॉय की कार्यपालिका परिषद में कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद। और बता दूं किस रूप में? विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य किस रूप में शामिल हुए? ये विधि सदस्य के रूप में। ये भी प्रश्न बन सकता है, वे विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलो, आज तो अभी इंडिया टेस्ट मैच शुरू हुआ है, 5 विकेट हो गया उनका फाड़ फाड़, इंग्लैंड का है 5 हो गया, 5 अभी वो भी गया, स्ट्रोक्स भी गया। मेरे को लग रहा है 3 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म होगा, 3 साढ़े 3 दिन में। चलो, विधान परिषद के सदस्य बजट पर, ये तो पहले ही देख लिया आप, है ना। तो 3 पॉइंट हो गया आपका 1909 में, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। दूसरा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का वॉइस रॉय की कार्यपालिका के सदस्य बने, विधि सदस्य, है ना। और तीसरा, आप जानते हो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का दिया। खत्म 1909। आइए अब अगला, भारत परिषद अधिनियम समाप्त। अब भारत परिषद अधिनियम के बाद क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1919, और इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन? भारत राज्य सचिव, पहला नाम भारत राज्य सचिव का, और दूसरा वॉइसरॉय। ठीक, अब देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारा चीज मिलेगा ना। तो देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई भी चीज़ प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपको बस अपने जीवन के 1.5-2 साल उसमें देने होंगे भिड़ कर, है ना। इस उम्र में आप लोग हो कि इस समय अपने जीवन के जो थोड़ा सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर, कोई बात नहीं, कोई स्लो चलेगा, कोई थोड़ा तेज़ भागेगा, यही तो होगा। शुरुआत करोगे तो यही तो होगा, है ना। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि एक खरगोश और कछुए में जब एक खरगोश और कछुए में जब रेस होगी तो खरगोश जीतेगा,
हाँ, एक कहानी हम लोगों ने बचपन में अवश्य सुनी है कि खरगोश अपने घमंड में पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ धीरे 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 रेस जीत गया। लेकिन मैं अब ये अपवाद स्वरूप ये कहानी सुनते हैं अपन, लेकिन इस अपवाद में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। अगर एक कछुआ भले ही स्लो चलता हो, लेकिन वो भी कोई भी रेस जीत सकता है अगर उसमें निरंतरता हो। क्या हो? निरंतरता। खरगोश रुक गया और जो कछुआ था वो निरंतर चलता रहा, भले स्लो चला लेकिन निरंतर चलता रहा। वो ही अप्लाई है, वो आप लोगों पे भी अप्लाई होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी चाल धीमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस नहीं जीतोगे, आप रेस जीतोगे, लेकिन कंडीशन क्या है? लगातार चलते रहना, बिना नागा किए चलते रहना है। नागा कभी ना कभी तो हो जाएगा। मेरे बिना नागा किए का मतलब ये नहीं है कि किसी दिन मान लो किसी काम में फंस गए, बहुत ज़रूरी काम में नहीं पढ़े तो हे राम अब मेरा क्या होगा, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन भाई जब अगर मान लो इस परिस्थिति में नहीं फंसे और फिर भी किताब उताब कभी पढ़ते हो, कभी किताब खुलती है कभी नहीं खुलती है, ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं होती, है ना। अच्छा स्टूडेंट, जो सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट है, वो एक अपना रूटीन बनाता है। शुरुआत करोगे तो हो सकता है मुश्किलें हों आपके सामने। मान लो पढ़ने की हमारी उतनी आदत नहीं ना, हमने शुरू किया तो पता है 2 दिन जोश रहेगा, तीसरे दिन मन उचट जाएगा। कोई बात नहीं, शुरुआत है ना, शुरुआत में होगा ऐसा। मन उचट गया तो किताब बंद कर दो, फोकट में बैठे रहने का कोई अर्थ नहीं। कुछ लोगों का सुझाव होता है कि नहीं मन कर रहा तब भी बैठो। मेरा विचार अलग है। मेरा विचार ये है कि अगर नहीं मन कर रहा है तो फोकट में काहे बैठोगे सालो। मतलब जबरदस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती, जबरदस्ती आप रोड खोद सकते हो, है ना। मान लो आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो उस समय में आप रोड खोद सकते हो। बड़ा गुस्से में साला हाचार पूरा रोड खोद डालूंगा, है ना। ये साले आजकल एक नया कंसेप्ट है, वो जिम में जाते हैं तो लोग जिम बॉडी बनाने के लिए उससे बोलते हैं कि किसी का दिल टूटा है तो गुस्सा कहाँ उतारेगा? जिम। धोखा दिया तो ज़्यादा डंबल मारेगा ना। लेकिन मैं बता दूं आपको, ब्रेन वाला काम नहीं हो सकता, है ना। भैंस बड़ी नहीं होती है, अकल बड़ी होती है ना। अनिरुद्धाचार्य और ये जो कुछ बाबा आजकल निकले हैं, उनके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि अब भैंस बड़ी हो गई, अकल छोटी हो गई ना। लेकिन तुम लोग जागरूक स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए क्या बड़ा है? अकल बड़ा है ना। हाँ, समझ रहे हो? तकलीफ आएंगी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो ग्रेजुएशन तक तो हम खेलते कूदते बिता देते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता साला। नया बस कॉलेज पहुँचे तो हम लोग एक ही आज नया ड्रेस पहनना है, कॉलेज जाना है रेगुलर। और कुछ पढ़ने जो कुछ मिक्स स्टूडेंट होते हैं, पढ़ भी रहे हैं और थोड़ा बाहरी दुनिया में मज़ा भी ले रहे हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, बस चमका धमका के जाना है कॉलेज, इधर उधर नैन लड़ाना है, खोज रहे हैं ना, चिड़िया खोज रहे होते हैं। और कुछ लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्कूल में भी वैसे ही थे। और तुमको मैं बता दूं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे ना स्कूल में, एकदम डेडिकेटेड, तो तुमको इस कॉलेज में मिलेंगे भी नहीं। कहाँ मिलेंगे? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे। क्योंकि वो बच्चे कैसे हैं, शुरू से स्टूडियस रहे हैं, शुरू से उनको अभ्यस्त हैं, वो कितना पढ़ने का उनका कंसंट्रेशन लेवल हाई है, रोज़ वो 8-10 घंटा ऐसे ही बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट। लेकिन ऐसे सब तो नहीं होते। 90% स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं होता ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक, वो जीवन जी रहे हैं बस। अचानक एक दिन ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, अब क्या कर वो ना, ऐसे बैठ के सोचने लगते हैं अब क्या करेंगे, ग्रेजुएशन भी हो गया। कुछ लोग सोचेंगे चलो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, PG की डिग्री लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सारा पीजी की डिग्री लेने से क्या नौकरी मिलेगी, रोटी पानी का जुगाड़ होगा, दिमाग दौड़ने लगेगा। अच्छा, कुछ गधे ऐसे भी होंगे जो अभी भी हगीज पहन के घूम रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद भी सोचा ही नहीं है उनको क्या होगा कैसा होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में आने लगा विचार, क्यों? घर से बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है ना, अब उनके बड़े हो रहे हैं तो उनको कुछ खर्चे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनके मन में आने लगता है कि अब क्या, भविष्य क्या। अब घर में भी अब थोड़ा सा पोष, अरे भाई कुछ कमाएगा धमाएगा, है ना, वो उस समय का सॉफ्ट वर्ड में रहेगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा, अरे भाई कुछ कमाओ धमाओ, बड़े हो गए। लेकिन वहाँ से 4-5 साल जैसे और आगे चले गए, बिना कोई सार्थक काम ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। अब घर वालों का, अरे कुकुर कुछ कमाएगा कि जीवन भर रोटी तोड़ता रहेगा, अंदाज बदल गया ना। वहीं पर मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है और वो नौकरी में है, मतलब सैलरी आ रही महीने की। अब देखो दोनों के पूछने का, अब बता रहा हूँ तेरे को, जानबूझ के नहीं करते माता पिता, लेकिन ना ये दुनिया की रीत है, समाज ऐसा ही निर्मित है। दोनों भाई बैठे हैं ना, ठीक, खाना लाया जाएगा, छोटा वाला आज क्या खाएगा बेटा, मतलब उससे पहले ही उससे शायद पूछ लिया, आज मेरा चिकन खाने का मन है, अच्छा ठीक, परसों ही तो बना था, आज भी मन है, अच्छा ठीक। और एक मैं, मेरे जैसा व्यक्ति जो जीवन की सिक्योरिटी नहीं है उसके पास, जीवन में उपलब्धियां बहुत हासिल की लेकिन सब त्याग दिया, उनके हिसाब से मैं मूर्ख हूँ, मतलब मैंने मूर्खतावश सब कुछ त्याग दिया, अपना जीवन स्वयं बर्बाद किया। मैंने नौकरी त्याग दी, नौकरी नहीं किया, बड़े के चक्कर में था, फिर लड़की के पीछे बर्बाद हो गया। उनके हिसाब से मैंने जीवन में सिर्फ गलतियाँ की हैं ना, लेकिन वो ये भी जानते थे सबसे योग्य था मैं, उनको ये भी विश्वास था, इसीलिए मुझसे गुस्से में भी रहते हैं। इतना योग्य होते हुए कचरा रह गया, ये उनके गुस्से का सबसे बड़ा कारण है ना। लेकिन मेरे से नहीं पूछा जाएगा, नहीं आज नहीं बनेगा, बाद में देखेंगे। खाना परोसते समय भी ये मैं नहीं खाता, माँ खाना हो तो खा। इस तरह का विभाजन आपको अपने, हालांकि ये भी बात बता दूं, दुनिया का केवल एकमात्र रिश्ता है जो किसी, मतलब मैं ये नहीं कहता, बताऊं ये भी फालतू है ना, बोलते हैं ना निस्वार्थ, बकवास है। सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, सबका। तुम मंदिर जाते हो तो भी स्वार्थ से जाते हो, कोई मस्जिद जाता है तो भी स्वार्थ से जाता है, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, वहाँ भी एक स्वार्थ है, मैं बता देता हूँ, जिसकी बात कोई नहीं करता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा, वो चिंता होता है उनका एक कि बड़ा हो जाएगा तो हमारे बाद, हमारा बेटा है तो हमारा बेटा करेगा क्या, कैसे जीवन यापन करेगा, चिंता होता है, लेकिन साथ में स्वार्थ भी होता है। और जब तुम कमाने लगोगे ना तो एक उम्मीद रहती है कि कमा रहा है तो अब ला के दे, अभी तक तो हमसे लिया है। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी कमाओ ना तो अपने माता पिता को ले जाके पैसा ऐसे पकड़ाना, बहुत खुश होंगे और तुमको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैं भी बाबू अपना हक अदा कर रहा हूँ ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तुमको पता है, क्योंकि इन जो ये प्रैक्टिकल चीज़ें इनको मैंने झेला है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जान रहे हो, इस कहानी का सार क्या है? जितनी जल्दी हो सके अपनी ऊर्जा पूरी तरह से इसमें लगाओ, दिमाग इधर उधर भटकाओ नहीं, इसी में लगाओ, जितने जल्दी हो सके सेटल हो जाओ, क्योंकि जितना अवधि बीतता जाएगा उतना तरह तरह के प्रेशर तुम्हारे ऊपर हावी होते जाएंगे। तुम बाहर की दुनिया क्या बोलती है शायद वो बर्दाश्त कर लो, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुमको ये पता है कि दुनिया का तो काम है कहना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ी खिला रहा है अपने को। लेकिन मान लो और लंबा लंबा घर वालों का धीरज यदि पेशेंस खोने लगे
और घर वालों का ताना बहुत चोट लगाता है ना। और वो ताना अगर जितना फ्रीक्वेंट हो जाए उतना खतरनाक होता जाता है, ये बात जान लो। चलो, भारत शासन अधिनियम 1919, मैं तुम लोगों को कुछ तुम्हारा भविष्य का मतलब वो दिखाना चाहता हूँ, तो तुम लोग को कुछ दिखाई देता है कि ऐसे ही बस सीरियस होने का ड्रामा करते हो कि हाँ बहुत सीरियस बात हो रही है। जीवन के कड़वे सत्य बता रहा हूँ तुमको, है ना। तो उसकी पहले से कल्पना अपने दिमाग में रखोगे तब तो तुम सही दिशा में चलोगे। ठीक, आइए, भारत शासन अधिनियम 1919 ये। अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है। क्या हुआ, पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय सूची बनाई गई। सूची याद है आपको या नहीं मालूम तो आपको मैं बता देता हूं। अनुसूची 7, जब मैं बेसिक क्लास ले रहा था तो ये बात आई थी, विधायी शक्तियों का बंटवारा किसके माध्यम से, सूची के माध्यम से हुआ है। 3 सूचियां हैं हमारे पास, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब उसी का शुरुआत हो चुका है, लेकिन अभी समवर्ती नहीं बना। पहली बार क्या हुआ, एक ही सूची थी पहले, तो किया कि उससे कुछ विषय निकालकर उसे प्रांतीय सूची में डाल दिया गया। तो निर्माण किसका हुआ, प्रांतीय सूची का। किसका निर्माण हुआ, प्रांतीय सूची। तो अब प्रांतीय सूची बन गया तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सूची और प्रांतीय सूची अलग अलग कर दी गई, वही है ना, ये याद रखना। ठीक, इस प्रकार राज्यों, अच्छा राज्य क्यों, क्योंकि पहले जो प्रांत थे वही तो अब राज्य बन गए, इसीलिए राज्य सूची बोले या प्रांतीय सूची बोले बात एक ही है। अब सूची बना दी गई तो हुआ क्या कि प्रांतीय जो प्रांतीय सूची बनाई गई ना, इस सूची में जो विषय थे उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रांतीय विषय। प्रांतीय सूची में जो विषय थे उन्हें क्या बोलेंगे, प्रांतीय विषय। अब इन प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। दोनों लिंक है। ठीक, प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया प्रांतीय, एक हो गया हस्तांतरित विषय, एक हो गया आरक्षित विषय। हालांकि इन दोनों विषयों पर शासन और नियंत्रण प्रांत के गवर्नर का ही होगा। इन दोनों विषयों पर नियंत्रण किसका होगा, गवर्नर का। लेकिन अंतर क्या था, देखो, गवर्नर का ही शासन होगा हस्तांतरित विषयों पर भी, लेकिन मंत्री की सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन ये जो निर्णय लेता वो मंत्री परिषद की सहायता से लेता। और वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते, विधान परिषद में सवाल पूछा जा सकता था मंत्रियों से, हाँ भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्हें जवाब देना पड़ता। तो उसी को क्या बोल रहे, किसके प्रति उत्तरदायी होते, प्रांतीय विधान परिषद। समझ रहे हो बात को, कैसे नोनी, ये अंतर था। और यहाँ भी आरक्षित विषय जो थे इन्हीं को 2 विषय में बांट दिया, एक क्या, कुछ को हस्तांतरित कर दिया, कुछ को आरक्षित कर दिया। आरक्षित विषयों पर भी शासन किसका, गवर्नर का। लेकिन कार्यपालिका की सहायता से, यहाँ क्या होता, कार्यपालिका की सहायता से। और वो कार्यपालिका मतलब ये, इनमें खासियत क्या थी, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, मतलब इनसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था इन विषयों के संबंध में। लेकिन हस्तांतरित विषय में मंत्री की सहायता से गवर्नर निर्णय लेते और मंत्रियों से विधान परिषद में सवाल पूछा जाता और उन्हें जवाब देना पड़ता। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। और यहाँ पर कार्यपालिका की सहायता से निर्णय लेना था गवर्नर को, लेकिन मंत्री परिषद के, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। इसका मतलब क्या, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। बात क्लियर है। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, द्वैध शासन। और ये व्यवस्था प्रांत में शुरू हुई ना, तो क्या बोलोगे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला वाला प्रांतीय सूची निर्मित, दूसरा प्रांतों में द्वैध शासन। और द्वैध शासन को कैसे समझाओगे, आपके छोटे एग्जामों में यहीं तक खत्म, अब बड़े एग्जामों में ये यहाँ पकड़ लेगा। ठीक, तो क्या हुआ भैया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। इसका मतलब प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, हस्तांतरित
आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर मंत्री की सहायता से निर्णय लेता और मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। जबकि इधर आरक्षित विषयों में भी गवर्नर ही निर्णय लेता, गवर्नर का ही शासन होता, कार्यपालिका की सहायता से करता। लेकिन ये कार्यपालिका में शामिल लोग प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। क्लियर? प्रथम बार देश में, यह भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। द्विसदनीय मतलब अभी तक आप क्या देख रहे थे, एक तो केंद्रीय विधान परिषद भी बन गया, प्रांतों में भी विधान परिषद बन गया, लेकिन सदन एक ही था। अब क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में बांट दिया, जैसे आज होता है। संसद के 2 सदन है ना, लोकसभा और यही है वो। प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए ना। पहला, प्रांतीय सूची का निर्माण हुआ। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। तीसरा, द्विसदनीय व्यवस्था। तो द्वैध शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, दोनों को लिंक करके एक साथ रखना। कहाँ है? भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक, आइए अब द्विसदनीय व्यवस्था एक तो बन गई, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर उच्च सदन और निम्न सदन बन गया, जो आज का क्या है, लोकसभा और दोनों सदनों में बहुमत सदस्यों को मतदान द्वारा चुना जाता था। एक और फैक्ट, सारे सदस्य मतदान द्वारा नहीं चुने जाते थे, लेकिन दोनों सदनों में बहुमत सदस्य, अधिकांश सदस्य मतदान द्वारा चुने जाते थे। है ना, फैक्ट हो गया। अच्छा, एक और फैक्ट, ये PSC SC में पूछेगा, व्यापम के बड़े एग्जामों में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 का भारतीय सदस्य होना आवश्यक कर दिया। 6 सदस्य होते थे, 6 में से 3 भारतीय ही हों, ये प्रावधान इसमें कर दिया गया। उच्च सदन और निम्न सदन जो लिखे हैं उसका कारण देखो, उच्च सदन मतलब ये परंपरा जो हमने अपनाई ना, ब्रिटेन से ही अपनाई थी। ब्रिटेन की जो संसद होती है ना, जो ब्रिटेन का संसद होता है, इसके भी 2 सदन होते हैं, ब्रिटिश संसद के। चलो बताओ, पता है, याद है? चलो जीके ले लो एक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 2 सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा है वैसे ही हमारा भारत में राज्यसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसा है भारत में लोकसभा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसमें क्या होता था, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े रईस और जमींदार लोग सदस्य बनते थे इसमें, और ये बाकी लोग जो चुनाव में जीत जाएं वो सदस्य बने, कोई भी गरीब अमीर कोई भी। वैसे ही भारत में होता है, लोकसभा चुनाव में कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाए, सबको अधिकार है, वो चुनाव जीत जाता सदस्य बन जाएगा, सामान्य कॉमन लोगों की है ये। लेकिन यहाँ पर आम जनता को टिकट नहीं मिलता है ना, यहाँ भी सदस्य चुने ही जाते हैं, लेकिन विधायक वोट करते हैं ना, विधायक MLA। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ से 5 राज्यसभा में सदस्य भेजने अपने को, तो 5 सीटों पर चुनाव हो तो होगा, लेकिन वो प्रतिनिधि हम नहीं है कि मैं भी 30 साल को मैं चुनाव खड़ा जाऊँ, नहीं। वो अपने व्यक्तियों को, जिसको चाहेगी बीजेपी खड़ा करेगी एक को, कांग्रेस एक को, फिर चुनाव होगा, मतदान होगा, जो जीतेगा। तो भाई ये तो प्रभावी लोग रहते हैं ना, समाज के प्रतिष्ठित लोग, पैसे वाले लोग, नेताओं के तलवे चाटने वाले लोग। तीसरा वाला ज़्यादा उपयुक्त है। तुम लोगों को लगता होगा कि राज्यसभा के सदस्य मतलब बहुत पॉपुलर, नामी गिरामी, उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति होते होंगे, ऐसा नहीं है। जो ये राज्यसभा की टिकट जो पार्टियां जिसको देती हैं, वो सब वही सब होते हैं, है ना। मंत्री जी, पाँव के नीचे गोबर लग गया, लाइए मैं चाट कर साफ कर दूं। मंत्री जी खुश रहेंगे, राज्यसभा टिकट दो इसको। यही है भारतीय राजनीति। ठीक,
ये क्लियर हुआ? ऊंचे लोग जो वहां बैठते थे इसलिए वो उच्च सदन हो गया। बड़े रईस लोग, जमींदार लोग, ठीक। सांप्रदायिक आधार पर पहली बार शुरुआत हुई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की कब? 1909 में। 1909 में हुआ ना, और विस्तार हो गया इस अधिनियम में और बढ़ा दिया गया। अब देखो कहां कहां तक कर दिया, सिखों के लिए भी कर दिया, भारतीय ईसाइयों के लिए भी कर दिया, आंग्ल भारतीयों के लिए भी कर दिया और यूरोपियों के लिए भी कर दिया, इनको लिए भी कर दिया। सिख उम्मीदवार खड़े होंगे तो केवल सिख लोग मतदान करेंगे, समझ गए? आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बार सिखों को पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में मिली? 1919। यूरोपियों को 3-4 लोगों को मिला है, ठीक। और बढ़ गया, मुसलमानों को तो पहले ही मिल गया था 1909 में। इसमें क्या मिल गया? सिखों को मिल गया, भारतीय ईसाइयों को मिल गया, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय जो जेकर माँ बाप में एक भारतीय और एक यूरोपीय देश का अंतर्राष्ट्रीय प्रेम का उत्पाद आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को। सीमित लोगों को मतदान का अधिकार भी मिला, सीमित लोगों को मतदान, पहली बार आम लोगों, सीमित लोगों को मतदान का अधिकार मिला। कैसे मिला? संपत्ति के आधार पर, मतलब अमीर लोग कर क्या था, कर कौन देगा? अमीर लोग जो ज़्यादा कर देते थे, और शिक्षा, एजुकेटेड लोग। तो कुछ लोगों को पहली बार द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ हुई, रिलेट कर लो आप, द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ हुई, लोगों को सीमित, कुछ लोगों को मतदान का अधिकार मिला, इसीलिए तो अधिकांश सदस्य चुने जाते थे दोनों सदनों में। रिलेट हो गया? कैसे नोनी, तुमको नींद तो नहीं आ रहा? अच्छा, अब देखो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन, एक नया कार्यालय बना, भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर का एक कार्यालय बना लंदन में। कुछ कार्यों का हस्तांतरण, मतलब भारत राज्य एक नया ऑफिस बनाया लंदन में ही, तो भारत राज्य सचिव के पास बहुत ज़्यादा था, तो कुछ कार्य किसको दे दिया? तो हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, भारत के उच्चायुक्त को दे दिया गया। इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन यह पूछ सकता है कि लंदन में उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम के तहत सृजन हुआ? ठीक, चलो आज ब्रेक करते हैं, ब्रेक ले लो क्योंकि सर आज से घड़ी शुरू होगा तुम्हारा। आ जाओ सर।